हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पर आज पूरा चैप्टर जो है व्याख्यात्मक है, यानी यहाँ पर हम जानेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना किस प्रकार का अनुभव है, ठीक है, और वो भी हमारे भारतीय समाज में है। तो उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ठीक है। देखिए किसी के लिए लड़का या लड़की होना उसके लिए एक उसकी अस्मिता होती है, एक पहचान होती है, ठीक है। यहाँ पर अस्मिता से अभिप्राय अगर हम देखें तो क्योंकि आप सभी को पता है कि हर किसी का एक अलग अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस अस्तित्व की पहचान होना एक अपने आप में एक अलग बात है, यानी हर किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व की पहचान नहीं होती है, किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है। एक इंसान का अस्तित्व जो है विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक शिक्षक का अस्तित्व, घर पर हूँ एक बेटे का अस्तित्व हो सकता है, किसी के साथ मेरा भाई का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ मेरा पति का अस्तित्व हो सकता है, यानी कि मेरा भिन्न भिन्न रोल में निभा रहा हूँ। उसी प्रकार से यानी कि हर समाज में हर व्यक्ति जो है वो भी विभिन्न विभिन्न रोल अदा करता है, यानी उसका जो अस्मिता होती है विभिन्न विभिन्न जगहों पर चेंज हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती। लेकिन उस अस्मिता की पहचान होना अत्यंत आवश्यक है, यानी आपको ये पता तो होना चाहिए भाई हम जो रोल निभा रहे हैं उसका हमें उस भाव का हमें अर्थ तो पता हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अस्मिता है, यानी किसी व्यक्ति की अस्मिता को हम इस प्रकार से संदर्भित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अस्मिता के बारे में जो लाइन है, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आप पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। अस्मिता का मतलब है पहचान, तो ये आप लाइन यहाँ पर अस्मिता की लिख लेना। यहाँ पे पहला ही शब्द है अस्मिता, यानी यह एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई सारी अस्मिता हो सकती है, जैसे एक ही व्यक्ति ये एग्जाम्पल दिया मैंने, वो एग्जाम्पल आप जानते हैं, तो ये आप यहाँ पर अस्मिता की पहचान लिख लेना, ठीक है। अस्मिता यानी पहचान, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज सदियों से पितृसत्तात्मक रहा है, यानी कि हमारे यहाँ बचपन से ही जैसे हमारे यहाँ घर में बालक या बालिका पैदा होती है उसके माइंड में चीज़ें भर दी जाती हैं, ठीक है, कि आप लड़की हो, आपको लड़की की तरह रहना है, लड़कियों के तौर तरीके सीखने हैं, लड़के को लड़के जैसा रहना है। ये चीज़ें आप पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, आपने देखा भी था पूर्ववर्ती कक्षाओं में कि लड़कों से कहा जाता है कि तुम्हें चोट लग गई तो तुम रो क्यों रहे हो, मर्द को दर्द नहीं होता है। इस तरह की मतलब एक धारणाएं बना दी जाती हैं। वास्तव में दर्द लड़कों को भी होता है, लेकिन भैया समाज का एक भय दिखा दिया जाता है, तो लड़के थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप बन जाते हैं। भाई महिला जो लड़कियां होती हैं उन्हें जो है भावनात्मक रूप से कमजोर समझा जाता है, भावनात्मक रूप से उन्हें दबाया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा लड़कियां जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप खुद जानते हैं, महसूस करते हैं, और यकीन मानिए आप सभी की माँ बहन बेटियां जो भी हैं आप सभी के घर में होंगी, तो आप लोग उन्हें देखते भी होंगे और आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं वो आप जानते भी होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर मैं बार बार इन्हें रिपीट कहूँ तो ये बात बहुत ही यानी कहने में अपने आप में एक शर्म की बात होगी अगर मैं से बार बार आपसे कहूँ कि भाई कैसा व्यवहार होता है या फिर आप मतलब किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप सभी जानते हैं कैसे ट्रीट करते हैं। कहीं ना कहीं उस समाज का यानी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी अपने घर में मतलब जो लड़कियां वगैरह उनसे कहता हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका हिस्सा हूँ, दोषी मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको एक अध्यापन करा रहा हूँ तो मैं आदर्श हूँ, आदर्श नहीं हूँ, मैं अपनी कमियां खुद बता रहा हूँ। लेकिन क्या किया जाए, हमारे समाज का स्वरूप ऐसा है कि हमें बार बार उस चीज़ के लिए उन्मुख किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप ऐसा करिए, लड़के हो आप इस तरह से रहिए, लड़कियां हैं इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। हकीकत बात है पुरुषों को कुछ अलग महत्व है, महिलाओं को कुछ अलग महत्व है, यानी स्त्री जिन भूमिकाओं को निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं से यानी कम महत्व दिया जाता है। यानी स्त्रियों की भूमिका हमेशा जो होती है कम समझी जाती है, यानी स्त्रियां जिस भूमिका का निर्वाह करती हैं उसे कम समझा जाता है। हकीकत बात है, उन्हें लगता है भाई स्त्रियां ये कोई काम में काम होता है, उन्हें यही लगता है कि भाई स्त्रियां कुछ करती नहीं है, केवल गप्पें करना जानती है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। स्त्रियां गप्पें तो करती हैं, इसके अलावा काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो वो यहाँ पर आगे आप चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक समोआ द्वीप है, इसके बारे में बताया गया है। 1920 के दशक में समोआ द्वीप का एक अध्ययन यहाँ पे किया गया है। समोआ द्वीप की अगर बात कर लें तो समोआ द्वीप जो है प्रशांत महासागर के दक्षिण छोर में स्थित एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, समूह का भाग है। और यहाँ पर एक अध्ययन हुआ था 1920 के दशक में, तो इन्होंने पाया था कि समोन समाज के जो बच्चे थे वो 1920 के दशक में स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। यानी कि ये जो बच्चे होते थे अपने अपने बड़े यानी बच्चे जो होते थे और वयस्क ये अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं
इनसे यानी कि बातें सीखते थे। यानी ये बड़े बच्चों वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। यानी कि ये बच्चे जो होते थे अपने अपने जो बुजुर्ग हैं, इनके एल्डर पर्सन जो है, उनसे बातें सीखते थे कि कैसे छोटे बच्चों की देखभाल की जाए, कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए। यानी कि यहाँ पर ये प्रवृत्ति पाई जाती थी। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में कि ये बड़े बच्चों वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। ये इनका काम क्या था कि भाई द्वीपों पर जो द्वीप वगैरह होते हैं, क्योंकि द्वीपी देश था ये, यानी कि द्वीपी है एक, तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, ये मछली पकड़ने का कार्य इनका महत्वपूर्ण कार्य था। और इसमें जो है किशोर मछली पकड़ने के लिए दूर दूर तक यात्रा भी करते थे, वो ये यात्रा करना सीखते थे। वहीं अगर घर की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही चलना स्टार्ट कर देते थे, यानी पैरों पर चलना स्टार्ट कर देते थे, तो वैसे ही माताएं उनकी देखभाल करना बंद कर देती थी। इसके बाद उनके जो भाई बहन होते, सहोदर जो होते थे, भाई बहन जो होते थे, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। और जब कोई लड़का मान लीजिए 9 साल का हो जाता था यहाँ पर इस समाज में, यानी कि लेकिन जब कोई लड़का यहाँ पे 9 साल का हो जाता था तो उसे बड़े बड़े नाविकों का जो समूह होता था, मछली पकड़ने वाला समूह होता था, तो उस समूह में शामिल कर दिया जाता था और वो बाहर के काम सीखता था, यहाँ पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। और जब तक लड़कियां, यहाँ लड़कियों के बारे में बताया जाता है, लड़कियां जब तक 13 साल की नहीं हो जाती तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल और घर के कार्य करती रहती थी। और 14 वर्ष की होने के उपरांत क्या था कि उन्हें भी मछली पकड़ने जाती थी और कहीं ना कहीं काम करती थी, डलियां बनाती थी। तो इन्होंने एक अंतर दिखाया है कि लड़कों को इन्होंने 9 साल की एज में भाई बाहर जाने की अनुमति दे दी, बाहर के कामों में संलिप्त होने की अनुमति दे दी। वहीं लड़कियों को इन्होंने लगभग 4 साल तक अपने कैद में रखा, 4 साल तक अपने यानी कि कह सकते हैं अपने अंडर में रखा, उसके बाद जाने दिया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं समाज में लड़कियों को जो है कम तवज्जो देती है, लड़कियों को थोड़ा हम कमजोर मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना किस प्रकार का अनुभव है, तो यहाँ पे बताया गया है मध्य प्रदेश के बारे में बातें कही गई हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पहले क्या था, यहाँ पर 1960 के दशक में कि कक्षा 6 में आने के बाद यहाँ पे लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते थे। आप देख पा रहे होंगे, फोटो है आपके सामने, इसमें लड़कियां जो है एक समूह बनाकर जा रही हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किताबें पकड़े हुए हैं, समूह बनाकर स्कूल से आ रही हैं या जा रही हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के लड़कियों के अलग अलग स्कूल हो जाते थे। यहाँ पर लड़कियों के स्कूल की बात करें, लड़कियों के स्कूल की इन्होंने विशेषता बताई है कि भाई लड़कियों का जो स्कूल होता था उस समय, उसमें क्या होता था, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता था उसका, यानी कि यहाँ पर हो गया गेट और साइड से ऐसे होगा ये कमरे हो गए साइड से, और ये बीच में जो है एरिया ये आंगन है, ठीक है। यानी कि लड़कियां एकदम 4 दीवारी के बंद प्लेग्राउंड में खेलती थी। वहीं लड़कों के जो स्कूल वगैरह होते थे उन्हें मान लीजिए ये बिल्डिंग है और सामने पूरा खुला मैदान है, तो लड़कों की स्थिति ऐसी थी। तो ये उन्होंने बताया है कि लड़कियों को किस तरह से वो घेरे में रखा जाता था, लड़कियों को किस तरह से बंदिशें थी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने देखी। वहीं ये बता रहे हैं कि भाई लड़कियां जब शाम को घर लौटती थी या स्कूल से वापस लौटती थी तो उनको एक ही बात मालूम थी कि हमें सकरी गली से सीधा हमें घर तक जाना है, कुछ और करना ही नहीं है। वहीं लड़के जो होते थे यानी कूदते फांदते, साइकिल चलाना, करतब दिखाना, ये सब काम करते थे। और लड़कियां जो होती थी समूह में चलती थी। समूह चलने का रीजन ये था, कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि कभी हमें छेड़ ना दे या फिर हम पर हमला ना कर दे। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारतीय समाज में आज तक ये स्थिति बनी हुई है और आज तक तमाम सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन इस स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। रीजन ये है कहीं ना कहीं सरकारों की गलती नहीं है, हमारा समाज भी दूषित है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ऐसे व्यभिचारी बोल सकते हैं हम या दरिंदे बोल सकते हैं, वो हर बात में अवसर ढूंढते हैं। यानी वो ये यानी लड़कियों को जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि अवसर है हमारे लिए। अवसर नहीं कहना है हमें, अवसर नहीं मानना है, हमें जिम्मेदारी समझनी है। यही रीज़न है हमारे यहाँ लड़कियों के साथ आज देखते होंगे जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है उन पर लगाम लगाने में, अंकुश लगाने में असमर्थ हो रही है। आप तमाम जगह देखते भी हैं, केवल और केवल क्या रह जाता है, कोर्ट कचहरी तक मामला सिमट कर रह जाता है। बहुत सी जगह ऐसी हैं, यानी कि अगर हम रूरल विलेजेस की बात करें तो रूरल विलेजेस में तमाम जो मुद्दे होते हैं वो गवर्नमेंट के संज्ञान में ही नहीं आ पाते हैं, पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, दबा दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने समाज में लड़कियों पर जो हो रहे अत्याचारों के प्रति आज भी उठकर आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत ही कम मुद्दे ऐसे हैं जो लड़कियों के बारे में हाईलाइट हो पाते हैं और अधिकतर हम यही केसेस देखते हैं कि भाई लड़कियों के साथ कहीं दुर्व्यवहार ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ना कहीं हम सबके मन में शंका बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज भी अपने घर की जो बहन बेटियां लड़कियां जो भी होती हैं वो उन्हें बंदिशों में रखते हैं। बंदिशों में रखने का रीजन ही यही है क्योंकि हमारे यहाँ का समाज है इतना ज़्यादा कह सकते हैं, यानी कि दरिंदगी से भरा हुआ समाज है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब घटिया समाज है जिसकी सोच अब तक नहीं बदल पाई है। और आप ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, जो महिलाओं के साथ जो बर्बरता या महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वो आपके सामने भी है। तो ये सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में, यानी आप देखिए ऐसा नहीं है कि आप सभी के यहाँ कोई कहता है, जैसे कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमारे यहाँ तो लड़कियाँ नहीं हैं, आपके यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, लेकिन आपकी माँ तो एक लेडी ही है,
आपके आपके लड़कियां नहीं है मानते हैं, आपके आसपास चाचा ताऊ या फिर आपके जो रिलेशन में लड़कियां तो होंगी, वो तो आपकी बहन ही लगती होंगी। तो ये बिल्कुल मत कहिए कि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी भी लड़की के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आज आपको यहाँ पे किताब में पढ़ने को मिल रही हैं। यानी कि आपके लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। यानी हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमें ये यहाँ पे सुनना पड़ रहा है लड़कियों के साथ कोई छेड़ ना दे, उन पर हमला ना कर दे। ये हमें एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ रहा है। रीजन पढ़ने का रीजन यही है क्योंकि हमारा समाज आज भी दूषित का दूषित है, आज भी शुद्ध और साफ नहीं हो पाया है। यहाँ पर लोग तो यहाँ पर दिखने में साफ है लेकिन उनके मन बहुत गंदे हैं। तो ये जो हमारी धारणा है इसे हमें कहीं ना कहीं बदलना होगा, तभी हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई हैं कि भाई लड़के लड़कियों में हम अंतर कैसे करते हैं, विभेद कैसे करते हैं। जैसे कम उम्र की आयु के बच्चे होते हैं, जैसे 5-5 साल के लड़के हैं, 5 साल का बॉय है, 5 साल की गर्ल है, तो हम देखते हैं बॉय को खिलौना के रूप में हम क्या देते हैं, मोटर कार देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं या फिर बस वगैरह देते हैं। वहीं लड़कियों को क्या देते हैं हम, खाना पकाने वाले आइटम दे देते हैं खिलौनों के रूप में, या फिर गुड़िया दे देते हैं। क्या लड़कियां जो होती हैं मोटर कार यानी कि जो है गाड़ियों से या फिर बसों से नहीं खेल सकती, लेकिन हमारी एक धारणा बनी हुई है, हम अपने बच्चों को उसी ओर धकेलते हैं जिस ओर उन्हें जाना है। यानी कि हम अपने बच्चों को पहले ही मन में डाल देते हैं आप लड़की हो, आप ऐसे रहना है। यानी आप जो खाना पकाने वाले खिलौने टाइप आते नहीं, आप देखते होंगे मेले वगैरह मिल जाते हैं, 20-20 रुपए का पैकेट आता है, तो वो पकड़ाते हैं। यानी उन्हें हम भविष्य का कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको भविष्य में जाके यही करना है। तो ये जो धारणा होती है कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बैठ जाती है और बच्चे फिर उसी अनुरूप आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बताया गया है इस किताब में कि भाई ये इसी के अकॉर्डिंग, यानी हम बचपन में जो बच्चों के सामने जो चीज़ें रख देते हैं बच्चे फिर उसे ही अपने भविष्य में तय कर लेते हैं। यानी कि आपने एक जो प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हुए हैं जॉन लॉक, उनका एक कथन भी है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट की तरह होता है। ये हकीकत बात है। यानी नवजात शिशु जो हमारे यहाँ सामने बच्चा है 3 या 4 साल का, उसे नहीं मालूम है कैसा समाज है क्या है, हम उसे जैसा बनाएंगे वैसा वो बन जाएगा। तो ये सब बातें आप देखते होंगे, आपने भी कोई अनुभव की होंगी अपने बाल्यकाल में, अपने शैशवावस्था में आप सभी ने अनुभव लिए होंगे, मैंने भी लिए हैं अनुभव, आपने भी लिए होंगे। यानी अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है लड़कियां होती हैं हमारे घरों में या बेटियां होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि बाजार से बेटी है तो गुड़िया लेके आएंगे, ठीक है, या फिर थोड़ी बड़ी है थोड़ा मतलब जो है तो उसके लिए बर्तन वगैरह ले आते हैं। यानी कि उसकी मनोवृत्ति वैसी ही बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको घरेलू काम करने हैं, आपको गुड़ियां प्यारी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी बहुत आगे निकल सकती हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने विकसित देशों की महिलाएं भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये ऐसी सोच को बदलना होगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लिखने लायक कुछ भी नहीं है। एक देखिए ये कहानी जो आती है यहाँ पर कि मेरी माँ काम नहीं करती, एक संयोग बस आपको मैं बात बताऊं कि आपने कल यानी कि 10 मई 2020 को आपके यहाँ जो है विश्व मातृ दिवस मनाया गया था, मदर्स डे मनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे आज 11 मई को आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो आप संयोग बस कह सकते हैं कि भाई हम आज यहाँ पर ये जानेंगे कि हमारी जो माताएं हैं घर में गृहिणियाँ हैं उनका क्या योगदान है। हमारे लिए संयोग की बात है। मैं जब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा और जब मैंने देखा कि टॉपिक आज ये है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर मैं 10 मई को वीडियो ले आता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मुझे पता नहीं था एक्चुअली। तो देखिए आपको आज एक दिन बाद पढ़ने को मिल रहा है, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर माँ की महत्ता है, किस तरह से हमारे घर में जो भी गृहिणियाँ होती हैं उनकी एक अलग ही महत्ता है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्ची है, बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हमारे यहाँ रोजी मैम है एक, ये टूर पर ले जा रही हैं, भ्रमण पर ले जा रही हैं, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं। उन्होंने कहा है कि किसी बड़े को भी साथ ले जाना होगा, यानी कि रोजी मैडम ने कहा है कि आप हमारे साथ टूर पर जाएंगी तो अपने घर में किसी एक बड़े कैंडिडेट को हमारे साथ ले चलेंगी। तो यहाँ पर इसमें यही बच्ची इनसे कह रही है, यहाँ पे बच्ची फिर से कहती है जैसे हरमीत की माँ जो है हमेशा उसके साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है। तो यहाँ पर इनकी जो माँ है वो ये कहती हैं, यानी कि वो ये सोनाली, इस लड़की का नाम सोनाली है, सोनाली से कहती हैं कि बेटा तुम ये कैसे कह सकते हो कि हरमीत की जो माँ जसप्रीत आंटी हैं वो काम नहीं करती, वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर पर सारे काम करती हैं। ये अपनी बच्ची को समझाती हैं, यानी कि ये अपनी बच्ची से कहती हैं कि तुम ये थोड़ी ना ये कैसे कह सकते हो भाई उसकी हरप्रीत की माँ उसके साथ जा रही हैं तो कोई काम नहीं करती, काम करती हैं, वो सुबह 5 बजे उठती हैं, घर के सारे काम करती हैं। अब ये यहाँ पर बच्ची वही कह रही है, बच्ची ने एक बात कही कि यानी कि इन्होंने कहा घर के सारे काम करती हैं, लेकिन बच्ची को ही लगता है कि भाई घर के सारे काम तो एक नॉर्मल बात है, कोई काम घर के काम भी काम होते हैं, यानी कि बच्ची का एक कहना है कि भाई घर के काम भी काम होते हैं। तो ये वही बच्ची बात दोहराती है कि हाँ पर वे कोई काम तो नहीं करती हैं, ये तो बस घर के काम है। देखिए ये जो धारणा है ना, हमारे यहाँ लगभग 90% पुरुषों के दिमाग में यही धारणा बनी होती है कि घर के जो काम महिलाएं निपटाती हैं वो काम ही नहीं होते हैं।
ये हकीकत बात है। ये बहुत ही कम लोग इस चीज़ पर विचार करते हैं, बहुत ही कम लोग विचार करते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि भाई घर के काम भी कोई काम होते हैं। अक्सर ताने मारते हैं, यानी घर में आने के बाद आप देखते होंगे अपनी माता, आपकी माता जी वगैरह होती हैं, उन्हें आपके ताने सुनने पड़ते हैं कि अरे ये आप पूरे दिन क्या करते रहते हो, पड़े पड़े रहते हो, सोते रहते हो, ये काम नहीं, इसमें क्या है, 2 मिनट में निपट जाएगा काम। इस तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी जो माँ है सोनाली की, वो कहती है चलो बेटा जसप्रीत आंटी के घर चलते हैं, उनसे हम खुद पूछते हैं कि आप काम करते हो या नहीं करते हो। तो ये श्री सिंह के घर में पहुंच गए। इनके जो जसप्रीत है, हरप्रीत के पिताजी हैं, हरप्रीत के पिताजी का नाम हरशरण है और माता का नाम जसप्रीत है। तो ये कहते हैं हरशरण, सोनाली ये सोचती है कि भाई आपकी पत्नी कोई काम नहीं करती, तो ये कहते हैं हाँ हाँ हाँ। अब लेकिन ये यहाँ पर जसप्रीत ये कहता है पर आंटी क्या वाकई में ठीक नहीं है, मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं। यानी कि ये भी उनकी हाँ में हाँ भर देता है। ये हाँ में हाँ इसलिए भर देता है कि भाई इसके सामने जो चीज़ें, जो बातें इसने समाज से सीखी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो घर में कार्यरत लेडीज़ है वो कोई उसका कोई काम में काम ही नहीं होता है। तो इसे भी लगता है भाई घर का काम कोई काम थोड़ी ना होता है, वो तो आम बात है। तो फिर ये कहती हैं तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो कुछ आराम क्यों नहीं करती। तो जसप्रीत कहती है हाँ ठीक है, फिर तो मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ। यानी कि इन्हें यही लगता है कि इन लोगों को, यानी कि हरशरण को, इसके बेटे जसप्रीत को, ये हरप्रीत को ये लगता है कि हम मेरा कोई काम में काम नहीं है, तो ये हड़ताल पे चले जाने की। इन्होंने कहा फिर तो हम चलिए कुछ दिन की हड़ताल पे चले जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, चले जाइए, हम संभाल लेंगे, इन्हें बड़ा आसान लगता है। ठीक है, यानी कि ये हरशरण है, हरप्रीत है, इन्हें बड़ा आसान लगता है कि कोई बात नहीं, हम घर का काम कर लेंगे। तो ये ऐसे करके आगे कहानी बढ़ती है। अगला दिन सुबह 7 बजे है। अब आप जानते होंगे ये सीन जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो इस सीन से आप सभी अवगत होंगे। जैसे घर में कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनके पापा तैयार करें उन्हें, तो पापा देखते होंगे कितनी नुक्ताचीनी करते हैं, अरे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे बड़े तुम शैतान कर दिए हैं। तो ये आप हर घर की कहानी है और आपने सुनी भी होगी। तो यहाँ पर वही कहते हैं हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है, बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए। तो फिर से भाई वही बात दोहरा देती है, भैया मैं तो अभी हड़ताल पे चल रही हूँ, तो मुझे क्या मालूम, आपकी जिम्मेदारी है। इतने देर में क्या होती है भाई, स्कूल की बस निकल जाती है। अब ये कहते हैं अरे आज तो मैं स्कूल, बच्चों को जो है स्कूल कार से छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से बच्चे तो जल्दी से कहते हैं भाई जल्दी से फ्रेश वगैरह हो, बाहर निकल। ठीक है, तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आपके सामने है और आप इसे देखते भी होंगे तमाम फैमिली वगैरह में। अब जल्दी जल्दी में बाहर निकलते हैं तो इनकी माँ जो है जसप्रीत आंटी, वो कहती हैं भाई कि आपने बच्चों का लंच तो बनाया ही नहीं। अब ये कहते हैं भाई उसके बारे में तो आप भूल ही जाओ, लंच बनाया नहीं तो बना नहीं, कोई बात नहीं, आप भूल ही जाओ। तो ये जसप्रीत जब रास्ते में होती हैं गाड़ी में, तो अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप कैंटीन में आके खा लेना। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, हमारी माँ ने हमें पहले ही दे दिए पैसे। तो इस बात से क्या साबित हो रहा है, इस बात से ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं माँ जो है सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। यानी किसी की भी माँ हो, माँ को हमेशा पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हमेशा ये सब काम जो करती है वो कोई, यानी कि कोई वो बोझ के तौर पर नहीं करती है, जिम्मेदारी के तौर पर करती है। यही रीज़न है कि हमारे भारतीय समाज में आप देखते होंगे महिलाएं जो होती हैं, अधिकतर हमारे यहाँ गृहिणियाँ होती हैं, वो विरोध नहीं करती हैं, यानी चुपचाप काम में, घर के काम में पार्टिसिपेट करती हैं, घर के काम में लगी रहती हैं। वहीं अगर आप वेस्टर्न कल्चर थोड़ा देखेंगे उठा के, देखिए मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा मैं किताब से थोड़ा हटके कंपेयर करके बता रहा हूँ। वेस्टर्न कल्चर में आपको ये देखने को मिलेगा कि अक्सर किसी भी मैरिड लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल के बाद झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, वही डाइवोर्स वगैरह, तालमेल नहीं बैठता है। जबकि हमारे भारतीय समाज में अब तो खैर डाइवोर्स वगैरह होने लगे हैं, लेकिन पहले क्या था कि भाई महिलाएं कितनी भी दबती रहती थी, कितनी भी परेशान रहती थी, लेकिन अपनी बात आगे किसी से नहीं कहती थी। यानी उनके लिए पति परमेश्वर है तो परमेश्वर है। यानी ऐसी हमारे यहाँ की भारतीय नारियाँ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका एडवांटेज भी मिला। यानी हमारी सभ्यता संस्कृति जो थी वो कहीं ना कहीं उस पर कोई आँच नहीं आई। लेकिन वर्तमान समय में जब मनुष्य अत्याचारी बहुत ज़्यादा हो गया तो मजबूरी उनकी भी रही, उन्हें भी बाहर आके अपनी व्यथा थी सुनानी पड़ी। और व्यथा जब सुनाई तो आपके सामने परिणाम आप देखते भी होंगे, किस तरह से अत्याचार हो रहा है ससुराल में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, वो आपके सबके सामने है। अब देखिए शाम के 6 बज गए हैं, यहाँ पर बताए हैं कि अब ये आते हैं जो हरशरण जी हैं, ये कहती हैं आज तो भाई मैं बिल्कुल थक गया हूँ, चाय वाय हो जाए। फिर से कहती हैं मैं तो हड़ताल पे हूँ, आप चाय खुद बना लो। अब ये किचन में पहुँचते हैं तो भाई किचन में पहुँचने पहले देखते हैं कि घर में, अरे ये तो देखो घर का हाल कैसा हो रहा है, हर चीज़ बेहाल है, ये इधर पड़ा है, ये कपड़े वहाँ पड़े हैं। तो ये जो जसप्रीत है वो ये कहती हैं कि भाई आप जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही है, अब आप कुछ करोगे नहीं तो कहाँ से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये चाय बनाते जाते हैं तो इन्हें वहीं पत्ती वगैरह नहीं मिलती, तो एकदम झल्ला उठती हैं कि पत्ती कहाँ है। तो इस बात से यहाँ पर इन्हें ये महत्ता समझ में आ गई इन लोगों को कि वाकई में औरत जो आप कहते हैं घर का काम कोई काम होता है, घर का काम वाकई में बहुत ज़्यादा काम होता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी भी महिलाओं के काम का कभी मूल्यांकन नहीं होता है।
कभी भी उसे मतलब उसके काम का कोई यानी कि उसे कहते हैं मेहनताना नहीं प्रदान नहीं किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ना ही इनके द्वारा किए हुए श्रम को हम जीडीपी में ऐड करते हैं। अगर आप क्लास 11th पढ़ेंगे, क्लास 11th या 9th 10th की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जो गृहिणियाँ होती हैं, हमारी माताएं बहनें जो घर में कार्य करती हैं, वो कभी सकल घरेलू राष्ट्रीय यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जीडीपी में इनका कोई योगदान नहीं माना जाता है, इन्हें कोई वैतनिक कार्य नहीं कर रही इसलिए इनका कोई जीडीपी में योगदान भी नहीं माना जाता है। तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, यानी कि हमने ऐसे मापक बनाए हैं जहाँ पर इनका योगदान नहीं है। तो इस जो आपके सामने एक कहानी है, कहानी से आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया होगा कि महिलाएं जो हैं, यकीन मानिए हमारे सबके घर में एक दिन के लिए हमारी जो माता जी हैं हमारी, मान लीजिए कहीं चली जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि आटा दाल का भाव क्या है। एक मुहावरा है, आटा दाल का भाव क्या है, वो हकीकत बात है। यानी एक दिन के लिए आपकी जो गृहिणियां हैं, आपकी माता या बहन है जो घर में किचन में लगी रहती हैं अभी, और खास करके लॉकडाउन में, कोरोना के लॉकडाउन में तो भाई आप लोग देखते हैं कि बड़े स्टेटस लगाते हैं, ये है वो है, लेकिन आपने कभी सोचा है आप तो लॉकडाउन में बैठ के यहाँ एकदम मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो किचन में काम करने वाली जो लेडीज है उसका लॉकडाउन नहीं हुआ है, वो आज भी उसी गति से लगी हुई है। कभी आप सोचिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचिए। लेकिन हकीकत क्या है कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, उसको ये सब समझ है ही नहीं। अब यहाँ पे कहा गया है कि घरेलू कार्य का मूल्य, हकीकत बात यह है कि यहाँ पर अधिकांश बच्चे, यानी कि यहाँ पर वही सबके मन में धारणा बनी हुई है कि भाई घरेलू महिलाएं कोई काम में काम होता है नहीं, घर में कोई काम किया जाता है महिलाओं के द्वारा, कोई काम में काम होता है। यानी कि अक्सर महिलाओं को वही सब काम पकड़ा दिए जाते हैं घरेलू महिलाओं को, यानी जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना, बीमारों का ध्यान रखना, यानी उन्हें केयर टेकर के तौर पर, यानी महिलाओं की भूमिका ही इस तरह से हमने गढ़ दी है कि भाई केयर टेकर रहेंगी, यानी कि वही काम करेंगी जो पुरुषों की बनी, पुरुष जिन्हें काम को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, उपेक्षित समझते हैं, वही काम महिलाएं करेंगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये भावना का, इस धारणा का निर्माण जो हुआ है, वो आप देख रहे होंगे बचपन में ही ये धारणा क्रिएट कर दी जाती है, मनोवृत्ति रूप से ही ये धारणा क्रिएट कर दी जाती है। और इसका आप देखते भी होंगे, अपने सबके सामने एग्जाम्पल देखते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है घर पर कार्य करने वालों का जीवन, ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि केवल हरप्रीत की माँ ही घर पर काम नहीं करती, काफ़ी सारा काम मंगला करती है, जो इन्होंने एक नौकरानी के तौर पर घर पे काम पे लगाई हुई है, सेविका के तौर पर। यहाँ पर कहा गया है कि बड़े बड़े शहरों में, अधिकतर घरों में आप देखते होंगे, यहाँ पर घरेलू काम के लिए तमाम जो है लोग लगा लिए जाते हैं, तमाम कर्मी लगा लिए जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले, कपड़े बर्तन धोने वाले, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले, बच्चों की देखभाल करने वाले। लेकिन इन्हें इन कार्यों के लिए ना तो सम्मान मिलता है, यहाँ पे वही बात कही गई है, यानी इन कार्यों के लिए इन्हें तो रख तो लिया जाता है, कभी भी क्या होता है छोटे उम्र के लड़के लड़कियाँ रख लिए जाते हैं। हम देखे होंगे कि तमाम बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े आलीशान लोग होते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले टाइप लोग होते हैं, वहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाते हैं, यानी छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे बच्चियाँ रख ली उन्होंने, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे तमाम सोशल मीडिया वीडियो भी वायरल होते हैं, आप देखते भी होंगे। जब वायरल हो जाते हैं तब गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है। तो वो काम क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके यहाँ गरीबी है बच्चों के साथ। अब उनके माता पिता इस स्थिति में नहीं है कि उन्हें बेहतर शिक्षा, भोजन दिलवा पाएं, तो मजबूरी है उन्हें, इस वजह मजबूरी में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यहाँ काम करने लगते हैं। तो काम के दौरान आप देखते हो किस तरह से उनके मालिक का शोषण करते हैं। तो आपने देखा होगा, यानी कि ये चीज़ें अक्सर होती हैं कि घरेलू कामगारों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। वो उनके मन में एक धारणा होती है इनके साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये सर पर चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी उनके कार्य के लिए आप महत्व दीजिए, उन्हें भी उनके कार्य के लिए मजदूरी के अलावा अच्छा व्यवहार कीजिए, सम्मान दीजिए। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, एक घरेलू जो कार्यरत सेवारत महिला हैं, इनका नाम है मिलानी, इनकी भी अपनी बेटी है। तो ये बताती हैं मिलानी अपने बारे में, एक जगह बड़े साहब के यहाँ, एक अमीर साहब परिवार में इनकी नौकरी लगी थी, 3 मंजिल जिनका भवन था। तो इनकी मेम साहब जो थी और बड़ी अजीब महिला थी, हमेशा चिल्ला के ही बात करती थी। इनका काम रसोई का था। इसके अलावा ये इस घर में कार्यरत थी, वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी सफाई का काम करती थी, छोटी छोटी लड़कियाँ थी। तो इन्हें नाश्ते में क्या मिलता था? 1 प्याला और चाय और 2 रूखी रोटियां, इसके अलावा तीसरी रोटी इन्हें कभी नहीं मिलती थी। ये हकीकत है। यानी हम देखते होंगे कि जो हमें ये लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, निठल्ला है, कुछ नहीं कर रहा है ये, तो हम अक्सर करके हमारे यहाँ जो कोई कामगार होता है उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ बेशक वो है सवैतनिक हो, यानी कि उसे हम वेतन दे रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी अपनी गरिमा है, उसकी भी एक अपनी इज्जत है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो है कहते हैं भ्रष्ट हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, वो उसे सम्मान लायक समझता ही नहीं है। और आप देखते भी होंगे तो यहाँ पर कहा गया है कभी कभी शाम का जब खाना बनता था तो 2 लड़कियां मुझसे 1-1 रोटी की मांगती रहती थी, पर मैं उन्हें जो रोटी देती थी वो चुपके से देती थी। इतना इन्हें अपनी मालकिन जो है ना उनका डर था, और इन्हें भी बहुत भूख लगती थी तो ये भी 1 रोटी चुरा लेती थी। सर्दियों के यहाँ मतलब आप देखते होंगे तमाम घरों में जो सेविकाएं कार्यरत होती हैं
वहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आपको जूते चप्पल नहीं पहन के आने घर के अंदर। यानी आपने ये मैंने कुछ जगह नोटिस किया, देखा भी है, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लगा। यानी कि ठंड के मौसम तक में जो आपके यहाँ कार्यरत सेविकाएं होती हैं वो चप्पल या जूते नहीं पहनती हैं, इससे उनके पैर सूज जाते हैं, नंगे पैर रहना पड़ता है। उन्हें लगता है कि भाई ये चप्पल पैर पहन के आएंगे या फिर ये करके आएंगे। देखिए बड़ी विडंबना की बात है, आप सफाई उनसे करवा रहे हैं लेकिन वो चप्पल पहन के घर में घुसाएंगे तो आप वही कहते हैं अरे घर गंदा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक दकी यानी कि कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई सोच को प्रदर्शित करता है। आपकी जो सोच है वो बहुत निम्न सोच है, जिस वजह से आपको प्रदर्शित करता है। यानी जो सफाई करनी है आपके घर में, घर का आपके घर में साफ सफाई कर रहा है और आप उसी से कह रहे हैं कि आप ये चप्पल पहन के मत आओ। ये कितने मतलब अजीब बात है। आप पूरे घर में जूते पहन के घूम रहे हो, कोई व्यक्ति सर्दियों के दिनों में चप्पल भी पहन लेगा तो आपको कहीं ना कहीं वो नागवार गुजरता है। तो ये बता रही हैं कि किस तरह से काफी बार गुस्सा भी आता था, अपमानित भी होते थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि वाकई में मिलानी जैसे बहुत सारे श्रमिक हैं जो तो तमाम घरों में इस तरह से काम भी करते हैं, उन्हें मेहनताना भी पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि काम जो होता है घरेलू काम उसे कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं समझा जाता है, बहुत छोटा मोटा काम समझा जाता है, तो इन्हें मेहनताना भी कम मिलता है। इसके अलावा दुर्व्यवहार भी होता है, वो आप देखते होंगे। वास्तव में यहाँ पे कहा गया है कि हम जिस घरेलू काम यानी हम घरेलू काम करते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश में बताया गया है कि काफ़ी सारे शारीरिक श्रम के कार्य भी होते हैं। जैसे महिलाएं ग्रामीण परिवेश में क्या करती हैं कि पानी लेने के लिए काफ़ी दूर तक जाती हैं, लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी दूर से ढोकर लाती हैं, गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर मतलब खाना सेंकती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो नहीं कह सकते कि भाई घरेलू जो श्रम है वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। घरेलू श्रम में भी बहुत अच्छी वाली मेहनत लगती है, लेकिन हम अपनी ऐसी जो दकियानूसी वाली सोच है उस वजह से उस श्रम को श्रम नहीं समझते हैं। यहाँ पर वही बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। अब देखिए ये सब CSO PSO ये वाली चीज़ें तो आप पहले पढ़ चुके हैं और ये आंकड़े वांकड़े यहाँ पे लिखे नहीं है ढंग के, तो मैं ये लिखवाऊंगा नहीं। ये सब आपको इकोनॉमी में पढ़ने को मिल जाएंगे 9th 10th 11th में, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि महिलाओं का काम और समानता। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में समानता की बात कही गई है। 14, 15, 16, 17 समानता की बात कही गई है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं अपने समाज में कि हमें कानूनी समानता जो मिल गई है, लेकिन हमारा समाज जो पितृसत्तात्मक समाज जो है हमारा, वो आज तक बदल नहीं पाया है। उसके लिए आज भी महिलाएं जो हैं बहुत ही निम्न दर्जे की हैं। यानी वो यही समझता है कि महिलाएं जो हैं वो अगर उन्हें ज़्यादा छूट दे दी जाएगी तो बिगड़ जाएंगी, घर से बाहर जाएंगी तो ऐसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। ये यानी कहीं ना कहीं उनकी एक निम्नतर सोच जो है आज भी परिवर्तित नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमें इसका सुधार करना है तो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। समानता संविधान का भी महत्वपूर्ण अंग है। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान में स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में हमारे समाज में लिंग भेद बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप देखते होंगे लैंगिक भेदभाव, यानी जिस भेदभाव की हम बात कर रहे हैं स्त्री पुरुष वाला भेदभाव, उसे लैंगिक भेदभाव की संज्ञा दी जाती है। तो आपने ये सब चीज़ें अध्ययनरत भी कर ली हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर यानी कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है प्रदत्त की गई हैं, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे धरातली स्तर पर, हमारे सामाजिक स्तर पर बहुत सारी समानताएं हमें नहीं मिली हुई हैं। आज भी हमारे यहाँ स्त्री को जो है बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। इवन आपके कुछ ग्रंथ जो हैं, आपके कुछ धार्मिक पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी ये कहा गया है स्त्री के बारे में, और वो प्रचलित धारणाएं जो थी अब तक बनी रही हैं और आपने का जिक्र पढ़ा होगा। जैसे कहा गया था कि बचपन में लड़की को अपने पिता के अधीन, शादी के बाद अपने पति के अधीन और पति के गुजर जाने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी इस तरह के सामाजिक नियम बना दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कैसा पितृसत्तात्मक समाज रहा था जिसमें महिलाओं को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई तमाम आंगनवाड़ी बालवाड़ी ये खोल दिए गए हैं। यानी पूरे देश में कई गाँवों के शासन ने आंगनवाड़ियों बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 30 से अधिक है तो वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। वहाँ पर यानी बालवाड़ी स्तर पर सुविधाएं मिलती हैं महिलाओं को, वो सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवानी होगी। तो इस तरह की यहाँ पे संस्थाएं भी गठित कर दी गई हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब ये होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपना काम तो करती हैं, यानी अपने बच्चों को संभालती हैं, इसके अलावा दूसरों के यहाँ भी काम करती हैं, दूसरी संस्थाओं में भी काम करती हैं। जैसे मिलानी जैसी महिलाएं हैं। यानी मिलानी आप देख पा रहे हैं फोटो में, मिलानी की एक बेटी भी है, यहाँ पे बेटी है मिलानी के। यानी मिलानी के घर में एक अमीर साहबजादे के काम तो कर ही रही हैं, इसके अलावा अपना घर भी संभाल रही हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं दोहरा बोझ पड़ रहा है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि भाई दोहरा बोझ पड़ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इनके साथ सम्मान कर देना चाहिए। अब देखिए आपके यहाँ बताया गया है
यहाँ पर आपके यहाँ मतलब आपने देखा होगा कि यूएनडीपी की जो 5वां हमारा गोल रखा गया है, 17 सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उनमें आपका 5वां गोल है, 5वें नंबर का, वो है जेंडर इक्वेलिटी, यानी लैंगिक समानता का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप नोट कर लेना, यानी कि जो आपका यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपका जो 5वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है, एसडीजीज जो हम बोलते हैं, वो जेंडर इक्वेलिटी है। इन्हें क्रम में याद रखना है, क्रम में ही लिखना है। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है महिला जागरण केंद्र पंचवड़ी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था खगड़िया करके एक जगह है। तो यहाँ पे बताया गया है, महिलाओं के बारे में दिखा रहे हैं, जो चित्रांकन किया गया है, किस तरह से महिलाओं का चित्रांकन हो रहा है। ये देख पा रहे होंगे आप महिलाओं की स्थिति यहाँ पे नीचे तक। तो ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया है। एक चित्र ये है, ये चित्र ज़्यादा अच्छा है और ये मॉडर्न समाज में चित्र काफ़ी प्रचलित भी होता है। यानी आप देख पा रहे हैं स्त्री को दुर्गा का रूप दिखाया गया है। एक हाथ में बाल्टी, खाने यानी चूल्हे वाली बाल्टी पकड़ी है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, दवाई भी कर रही है, स्वेटर भी बुन रही है और सबका ख्याल भी रख रही है, खाना भी पका रही है, सफाई भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, बच्चे भी पाल रही है। यानी कि एक स्त्री को यहाँ दुर्गा का जो स्वरूप होता है उसके स्वरूप में दिखाया गया है। यानी दुर्गा के आप देखते हो काफ़ी सारे हाथ होते हैं, तो वही दिखाया गया है कि भाई स्त्री कितने सारे काम अपने हाथों से निपटाती है। वाकई में स्त्री जो है दुर्गा का रूप कहना उसे गलत नहीं होगा। यानी कि वाकई में स्त्री हमारी जो है भारतीय समाज में दुर्गा का रूप ही है। यानी जो इतने सारे कामों के बावजूद भी कभी अपने आप को हताश और निराश नहीं करती। यकीन मानिए, अगर पुरुषों को भी अगर बात जान ली जाए, यानी कि या फिर मैं ही अगर अपने आप को ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो कभी कभी क्या होता है भाई, मुझे कभी कभी इतनी झुंझलाहट टाइप हो जाती है कि भाई मैं कभी कभी काम नहीं करता हूँ। जबकि आपने कभी सोचा है महिलाओं को झुंझलाहट नहीं होती होगी, थकान नहीं होती होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि पुरुष वगैरह इतने आलसी टाइप होते हैं, पुरुष वगैरह, कि अगर थोड़ी सी थकान हो जाती है तो खाना कैंसिल। कभी आपने सोचा है स्त्रियाँ खाना कैंसिल करती हैं कि आज मैं थक गई हूँ, आज थोड़ा बीमार हूँ, आज का खाना नहीं बनेगा। लेकिन अब अक्सर आपने देखा होगा पुरुष वगैरह क्या करते हैं कि नहीं, आज खाना नहीं बनाएंगे, आज तो ऐसे ही काम चला लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप ये देखते होंगे कि महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और आप ये जानते हैं अच्छे से कि आपके में माताएं आपके घर में हैं, आपकी बहनें, उनका क्या रोल है। ये मेरा कहने का तात्पर्य जो था वो आप समझ गए होंगे कि हम जिन माताओं और बहनों को केवल एक दिन का तवज्जो देते हैं, एक दिन की रेस्पेक्ट देते हैं, वास्तव में हमें उन्हें 365 के दिन उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यानी आप जो कल जो आपने मदर्स डे मनाया है, सबने अपने स्टेटस पे कि आई लव यू मॉम, ये मॉम, वो मॉम लिख के डाल दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि आप जो वो कार्यरत हैं, घर में कार्य कर रही हैं, उनके काम में उनका हाथ बटाएं, उनकी मदद करें, उनके काम को काम समझें, उन्हें पूरा सम्मान दें। केवल एक दिन सोशल मीडिया पर माँ का फोटो लगाकर अच्छे स्टेटस लगा देने से आपकी माँ की स्थिति में, माँ की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा। आपको खुद उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया था अवमूल्यित, अवमूल्यित शब्द और आया था। अवमूल्यित का मतलब ये होता है कि भाई ये शब्द, अवमूल्यित शब्द का मतलब यहाँ पे यूज किया गया था। अवमूल्यित महसूस करती हैं, कभी कभी सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता है। यानी अवमूल्यित का मतलब ये होता है कि उन्हें बहुत निचली नज़र से देखना। यानी जब कोई अपने आप काम के अपेक्षित मानता है, स्वीकृत नहीं पाता है, यानी कि उसे जितनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए या फिर जितनी वो सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, तो उसे हम अवमूल्यित महसूस करता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अपने मित्र के बारे में घंटों सोच विचार कर उसके लिए उपहार बनाता है और मित्र जब आता है तो उसके सामने जो है उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो उसे अपने आप में बड़ा खिन्नता महसूस होगी, अवमूल्यन महसूस हो गया। तो ये अवमूल्यित कहलाता है। ये वर्ड, ये अवमूल्यित वर्ड आप देख लेना या और लिख भी लेना कि अवमूल्यित क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में फ़ायदा आपको यही मिलता है कि बहुत सारे वर्ड होते हैं उनके अर्थ आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाते हैं। जबकि आप स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो आपके माइंड में जो है स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को हमें एक बेस के तौर पर पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।